नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। कई लोगों के लिए ये जो रिज़ल्ट है, बहुत ही अप्रत्याशित है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 200 के ऊपर महायुति जा सकती है, किंतु गई है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कई लोग किसी नेता के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन क्यों नहीं जीत पाया? देखिए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, किसी भी गठबंधन में। अब ये शुरू से ही था कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है। फिर इन्होंने महाविकास आघाड़ी जब बनाई थी, तब आप देखेंगे कि लोग जो थे वैसे ही कंफर्टेबल नहीं थे। कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था। संजय राउत बोलते थे कि शिवसेना कांग्रेस के साथ महागठबंधन में बाहर महाराष्ट्र के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। फिर कांग्रेस के नेता बोलते थे कि शिवसेना जो है वो है ही नहीं महाराष्ट्र के बाहर हमारे साथ। तो हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन थे इनके। ये लोग कभी एक साथ थे ही नहीं। फिर उद्धव ठाकरे ने ये भी कह दिया कि जितनी अगर हमारी सरकार आई तो हम सारी स्कीम, सारे प्रोजेक्ट को रिवर्स कर देंगे। धारावी रीडेवलपमेंट हम होने ही नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में। ये कहीं पे उठकर कुछ भी बोल देते हैं। एक बार उद्धव ठाकरे ने ये तक बोला है अपनी सरकार रहते हैं कि मेरा जो विरोध करते हैं, उनके मुँह में गोबर है और गौमूत्र रखा है। सोचिए। और जब सामने वाली पार्टी, जैसे कहा जाता है कि भस्म रगड़ के खड़ी है, तो उनके जो है वो सेंटिमेंट्स इन लोगों के उन्होंने यूज़ किए हैं। उसका काउंटर इंडी गठबंधन को लाना था, जो कि वो नहीं लेकर आए। एक परसेप्शन, जो एक नैरेटिव क्रिएट करना था, वो क्रिएट करने में इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल रह गया है। अब ये ज़रूरी था कि जनता के बीच में एक संवाद स्थापित हो। जब उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की पार्टी खत्म कर दी गई थी, तब उनको जनता के बीच में जाना था, उनसे लोगों से कनेक्ट करना था, सर्वे करवाने थे अपने कार्यकर्ताओं से। लेकिन उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे को छोड़कर जो जितने भी ठाकरे में लोग हैं, ठाकरे फैमिली में लोग हैं, वो जनता के बीच जाने में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं और राज ठाकरे हैं। हालांकि राज ठाकरे तो अब ज़ीरो हो चुके हैं, क्योंकि उनका संगठन उतना था नहीं। फिर भी देखते हैं पार्टी सर्वाइव करती है कि नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लायक तो इनके पास सीटें होनी चाहिए थी। अगर आप देखेंगे कि उस लायक भी इनको सीटें नहीं मिल पाई हैं। अब सत्ता पक्ष जो है जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, जो चाहे वो ऑर्डिनेंस पास करवा सकता है और कोई उनके ऊपर कुछ बोलेगा भी नहीं। अब किसी भी स्कीम में, कुछ भी प्रोजेक्ट में अगर कुछ धांधली हो भी रही है, तो उसके ऊपर कोई चेक नहीं रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। कहीं जैसे अटल सेतु में क्रैक्स में नाना पटोले ने एक बार बोला था और उस क्रैक्स को भरने का काम चालू भी हो गया था। तो ये इस तरह से होता है अगर अपोजिशन अच्छा काम करे तो। थोड़ा-सा भी अगर विरोध करते हैं तो सत्ता पक्ष पे प्रेशर बनाया जा सकता है और जनता के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पहले एमपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट नहीं आता या रिज़ल्ट लेट आता है या जो परीक्षा है वो लेट होती है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, वो भी होते हैं। और दूसरे भी प्रकार के भी मुद्दे होते हैं, जैसे आम आदमी को जो है ट्रैफ़िक की समस्या है, सड़क में गड्ढे हैं, ये सब अपोज़िशन उस मुद्दे को उठाता है। जैसे आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, जहाँ पर जो लोग थे, वो सड़क को एक कारपेट की तरह उठाकर दिखा रहे थे। मतलब इतना खराब कंस्ट्रक्शन था वहाँ पे। दूसरे वीडियो में लोग बस थोड़ा-सा तो टच कर रहे थे और रोड का डामर निकल रहा था। तो इस प्रकार के जो खराब कंस्ट्रक्शन है, उसे सिर्फ़ अपोज़िशन ही उठा सकता है। बट अपोज़िशन के साथ दिक्कत ये थी कि उनके अंदर बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं, वो जनता के बीच में जा नहीं सकते थे। और उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया था कि अगर हम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम दूसरे को भी बनने नहीं देंगे। जब आप आपस में ही लड़ लिए हो, तो दूसरे से क्या लड़ोगे? पहले जीत लेते, फिर डिसाइड कर लेते। अगर महाविकास आघाड़ी जीत भी जाती, तो इस बात पे लड़ाई होती कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
और जनता के बीच में वैसा एक परसेप्शन क्रिएट नहीं हो पाया। जबकि बहुत अच्छा मौका था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई थी, अटल सेतु में क्रैक्स आ गए थे और ऐसे कई मुद्दे थे जो भाजपा के अगेंस्ट में जा सकते थे। महँगाई है, बेरोज़गारी है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो चुकी हैं। जैसे गिफ्ट सिटी मुंबई में खुलने वाली थी, लेकिन गांधीनगर चली गई। उसके बाद ड्रग पार्क खुलने वाला था, वो बंद हो गया। रत्नागिरी की रिफाइनरी का कुछ नाम ही नहीं आ रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही कई सारे हैं, जैसे वेदांता का सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो गुजरात शिफ्ट हो गया। सूरत में जो डायमंड मर्चेंट है, वो मुंबई के ही शिफ्ट होके सूरत में चले गए। तो देखिए, दिक्कत बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, लेकिन विपक्ष उसमें नैरेटिव अपना परसेप्शन क्रिएट करने में असफल रहा। दूसरा, लाडली बहना योजना में फ्रीबीज़ दे दी गई और जो गाँव में गरीबी है, बहुत ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में जनता ने उनको वोट डाल दिया। आधी आबादी का वोट तो वैसे ही मिल गया, बाकी में हिंदुत्व और ये नेशनलिज़्म चल गया। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो नेक हैं, ये वाला नैरेटिव इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से कर लिया। तो अपोज़िशन के पास कोई कार्ड नहीं मिली। एक लोकसभा में इनको बहुत बड़ा जीवनदान मिला था, उसका फ़ायदा इनको मिल सकता था, लेकिन अपोज़िशन ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है, हो सकता है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि ईवीएम हैक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का माइंड हैक किया जा सकता है, बहुत बड़े आराम से। आपको यकीन नहीं है तो आप किसी चाय वाले से पूछिए कि आप किसको वोट डालेंगे। किसी ऑटो ड्राइवर से पूछिए किसको वोट डालेंगे, किसी स्टूडेंट से पूछिए, महिलाओं से पूछिए गाँव में जाके कि आप किसको वोट डालेंगे। कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, जहाँ पर बीजेपी वाले परसेप्शन बनाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। मिडिल क्लास को कहीं भी फ़ायदा नहीं है। तो मिडिल क्लास ने सोचा जब जो कम बुरा है उसको ही वोट डाल दो, तो वो हर बार भाजपा की तरफ चली जाती है और मिडिल क्लास वाले लिख के दे देते हैं कि हम तो इसी को वोट डालेंगे। तो फिर जब आपने बता ही दिया कि हम इसको वोट डालेंगे ही, तो सामने वाला आप पे क्यों मेहनत करेगा, आपके लिए क्यों पॉलिसी बनाएगा? आपसे जो टैक्स वसूलेगा, क्योंकि आप तो आँख बंद करके वोट डाल रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी जो है वो मिडिल क्लास से भी कनेक्ट नहीं कर पाई। SC/ST जो वोटर था शरद पवार का, कहीं न कहीं उसने भी वोट नहीं डाला। कहीं न कहीं OBC वोटर, मराठा वोटर ये छिटक के भाजपा और महायुति के साथ चला गया। अगर इन्होंने सही तरीके से समीकरण बिठाए होते, सही तरीके से वोट सर्वे करके मुद्दे बनाए होते, तो शायद ये जीत सकते थे। हर जगह पे अदानी-अंबानी करना, हर जगह पे हर चीज़ को आरक्षण से जोड़ना सही नहीं है। और इतना सही चुनावी मैनेजमेंट हुआ कि फिर भाजपा फाइनली जीत गई। जो भी आरोप लग रहे हैं ईवीएम पर, वो माननीय न्यायालय में जाए और उनको वो केस लड़ें और उसके बाद ही पता चल सकता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोगों का माइंड भी हैक किया जा सकता है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े आराम से। जैसे आपने वीडियो देखा होगा कि बाप की चड्डी फटी है बेटे को पालने में और लड़का जो है मोदी-मोदी कर रहा है। तो पहले आप अपने घर को देखिए। अब सरकार तो बन गई, नहीं भी बनती तो भी अपोज़िशन में भी ये चल जाते हैं। लेकिन किसी का बंधुआ मज़दूर मत बनिए, ठीक है? अगर आप बंधुआ मज़दूर बन गए तो लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जैसे मिडिल क्लास का कोई नहीं देखता, सिर्फ़ गरीबों को ही अपीस किया जाता है। अमीरों को कॉर्पोरेट टैक्स कट मिलता है, गरीबों को फ्रीबीज़ मिलती है। मिडिल क्लास के पास सिर्फ़ झुनझुना आता है। आपको हिंदुत्व के लिए काम करना है, आपको देश के लिए काम करना है, 15 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो, 84 घंटे काम करो, कोई लेबर लॉस नहीं है। कहीं पे एक एम्प्लॉयी जो है काम करते हुए हार्ट अटैक से मर जाती है, कहीं पे कोई आत्महत्या कर लेता है काम करते-करते, लेकिन उस पे कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास अंधी हो चुकी है। मिडिल क्लास आँख बंद करके वोट डालती है और वो पहले ही बता देती है कि हम इसको ही वोट डालेंगे। एक सस्पेंस भी क्रिएट करो, बताओ मत, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब अगर
आपको कहा जाएगा कि सोशल मीडिया पे आप सरकार का विरोध करो, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन-सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आप करेंगे ही नहीं। शुरू के 6 महीने तो हनीमून पीरियड रहेगा, वो समझ में आता है कि कोई जैसे चल रही है सरकार, जो चाहेगी वैसा करेगी। बट उसके बाद तो आप करो, जैसे कि सुप्रिया सुले ने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, तो आप उसको समर्थन करते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपको उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क होना ज़रूरी है, अच्छे लेबर लॉज़ लाना ज़रूरी है। ये या फिर ये हो जाए कि घंटे के हिसाब से पैसे मिलें, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो बहुत अपनी आत्मा चूस रही है उसकी। और उसके ऊपर मंत्री महोदय जो है ये कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करेंगे तो आप काउच पोटैटो की तरह हो जाएँगे। मतलब अब जन सरकार चाहती है कि सामने वाला 12-14 घंटे काम करके फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी लेकर आए, पेन, पेंसिल, आटा, चावल, दाल। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता की हालत टेढ़ी हो चुकी है और आप अपने आप से कंपेयर करते हो कि देखो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। काम करने में और काम बताने में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेता और जो अपर लीडरशिप होती है किसी कंपनी की, उनको काम करना नहीं होता है, उनको काम बताना होता है। तो इतने खराब लेबर लॉज़, उसका भी मुद्दा कांग्रेस एनसीपी उठा सकती थी। और जनता को भी ये समझना होगा कि आपको बार-बार चेंज करते रहना पड़ेगा। एक ही पार्टी की अगर सरकार होगी, तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और रही बात हिंदू खतरे में है की, तो हिंदू जो है वो 1980 से पहले भी था और आगे भी रहेगा और धर्म संकट में नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि चेंज ज़रूरी है, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।